Jai Hind students, how are you? I hope you are all fine. As you know, we are discussing our chapter number 2 of history, socialism in Europe and the Russian Revolution. So in the last topic we have read about civil war in Russia. In this video or in this session we are going to discuss what was happened after the civil war. So our next topic is making a socialist society. So in this video lecture we are going to understand after civil war how a socialist society made in Russia. During the civil war the Bolsheviks kept industries and banks nationalized. तो बच्चों आपको ये बात हम समझा चुके हैं कि नेशनलाइज का मतलब क्या होता है। जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी ग्रुप पर पूरी तरीके से कंट्रोल गवर्नमेंट का हो जाता है तो उसको कहते हैं नेशनलाइज्ड। और आपको पता है कि बोल्शेविक पार्टी ने बैंक्स को और इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया था। और जब सिविल वार हुआ तो सिविल वार के भी टाइम बोल्शेविक पार्टी ने क्या किया कि बैंक्स और इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज्ड ही रहने दिया। वॉर होती रही भले से सिविल वॉर। हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कैसे वहाँ सिविल वार हुई, कैसे वहाँ के लोग अलग अलग ग्रुप्स में जैसे रेड्स, वाइट्स और ग्रीन्स में डिवाइड होकर आपस में लड़ाई करने लगे और किस तरीके से वहाँ के रशिया के आर्मी के सोल्जर्स भी अलग अलग ग्रुप में बट गए थे। तो ये उसके बाद की जो वहाँ पे चीज़ें हुई उसके लिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि सिविल वार के दौरान में भी बोल्शेविक पार्टी ने बैंक्स और इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज रहने ही दिया। पहले से था लेकिन उसको रहने दिया, उसको चेंज नहीं किया। दे परमिटेड पीजेंट्स टू कल्टिवेट द लैंड एंड दैट हैड बीन सोशलाइज्ड। साथ में उन्होंने किसानों को क्या किया कि जो भी ज़मीन है, जो भी सामाजिक ज़मीन है, जो भी सोशलाइज्ड ज़मीन है, जो भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी वाले लोगों से ज़मीनों को छीन के ज़मीन सोसाइटी को दी गई है, उस ज़मीन पे किसानों को कल्टीवेट करना चाहिए, मतलब खेती करनी चाहिए। बोल्शेविक्स यूज्ड कॉन्फिस्केटेड लैंड टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट कलेक्टिव वर्क कुड बी। तो जो बोल्शेविक्स थे वो क्या करते थे कि जो उन्होंने खेत जब्त किया था, जो उन्होंने खेत हड़पा था, उस पे वो सामूहिकता मतलब किस तरीके से कलेक्टिव साथ मिलकर काम किया जा सकता है ये दिखाने के लिए उस लैंड पे वो खेती करते थे। आगे हम देखेंगे यहाँ से अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड। और एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग रसिया में इंट्रोड्यूस्ड की गई। कैसे, क्या होती है और क्यों की गई आगे हम देखते हैं। ऑफिशियल्स एसेंड हाउ द इकोनॉमिक कुड वर्क एंड सेट टारगेट्स फॉर अ 5-year पीरियड। तो ये जो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग थी वो लाई गई थी किसके लिए, इकोनॉमी के लिए, कि इकोनॉमी को कैसे बूस्ट किया जाए, इकोनॉमी को कैसे अच्छा रखा जाए, इसके लिए ये सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग लाई गई थी। इस प्लानिंग में क्या करते थे, जो इकोनॉमिस्ट होते थे, पढ़े लिखे जो इकोनॉमिस्ट होते थे, वो ये एस्टिमेट करते थे कि आगे इकोनॉमी को कैसे प्लान किया जाए कि सारे लोगों को चीज़ें भी उपलब्ध हों और महंगाई भी ज़्यादा न हो और देश की इकोनॉमी भी ग्रोथ करती रहे। ये 5 सालों के लिए होती थी, 5 सालों तक के लिए बनाई जाती थी, वो फिर ख़त्म हुई, फिर अगले 5 साल के लिए। इसमें मेनली टारगेट फिक्स किए जाते थे कि एक कंट्री के रूप में हमको इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट पा लेनी है। उसके बाद देखेंगे हम लोग द गवर्नमेंट फिक्स्ड ऑल प्राइजेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 प्लान्स। तो गवर्नमेंट ने क्या किया बच्चों, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है। गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में जो उन्होंने प्लान्स बनाए थे उसको सफल बनाने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो भी उनकी कीमतें थीं उन कीमतों को फिक्स कर दिया, स्थिर कर दिया कि कीमतें आगे पीछे नहीं होंगी तो क्या फ़ायदा होगा कि इकोनॉमी में ज़्यादा स्टेबिलिटी बनी रहेगी। फिर हम देखेंगे कि 1927 से लेकर 1932 और 1933 से लेकर 1938 ये 2 पीरियड दिया गया है
इस पीरियड के दौरान ऐसा हुआ। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, और इससे क्या हुआ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग से कि फ़ायदा मिला और वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगी। फिर देखते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज बिटवीन 1929 एंड 1933 बाई 100% इन द केस ऑफ ऑयल, कोल एंड स्टील। और इसका फ़ायदा ऐसे हुआ, इतना ज़्यादा हुआ कि 1929 मतलब 1929 से लेकर 1933 तक 100% ग्रोथ हो गई। किसके प्रोडक्शन में? ऑयल के, कोल के और स्टील के। साथ में और क्या हुआ? न्यू सिटीज़ केम इनटू बीइंग, और न्यू फैक्ट्रीज, न्यू इंडस्ट्रियल सिटीज़ बसने लगी और नई नई फैक्ट्रीज भी वहाँ पे बसाई जाने लगी। फिर हम नेक्स्ट पैरा देखेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पैरा में देखेंगे कि ये सारी चीज़ें बदलाव हो तो रहे थे, लेकिन इससे काफ़ी नुकसान भी हो रहा था। नुकसान का मतलब जब तेज़ी से डेवलपमेंट होता है तो कई बार ये पुअर वर्किंग कंडीशन को बर्थ देता है। मतलब पुअर वर्किंग कंडीशन मतलब काम करने के तरीक़ों में क्या होता है कि जो वर्कर्स होते हैं उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा घंटों तक काम करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके इस तरीके का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है या जो इकोनॉमिक प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीज देखने को मिलता है। इसी तरीके से एक सिटी भी थी मैग्नीटॉस्क, जो कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील प्लांट, वहाँ पे एक स्टील प्लांट था, वो बनाया गया और ये सिर्फ 3 सालों में बना लिया गया। तो देखिए कोई चीज़ जल्दी बन गई, इसमें खराबी नहीं है, जल्दी बन गई, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब जल्दी बनती हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। जैसे हम कोई पुल अगर 6 महीने बनाएं और हम 2 साल में बनाएं, तो मेरा जो पुल 2 साल में बनेगा वो ज़्यादा मजबूत होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा दिनों तक चलेगा। लेकिन जो 6 महीने में पुल बना होगा वो बहुत गारंटी नहीं कि बहुत दिनों तक चलेगा। तो इसी तरीके से एक ऐसी स्टील की फैक्ट्री सिर्फ 3 सालों में बना के तैयार कर ली गई। और इसका नुकसान क्या हुआ? वर्कर्स लिव्ड हार्ड लिव्स एंड द रिजल्ट वॉज 550 स्टॉपेजेस ऑफ वर्क इन द फर्स्ट ईयर अलोन। तो वर्कर्स के हार्ड वर्क करने के बावजूद, मेहनत करने के बावजूद ये फैक्ट्री में कुछ कमियां थी। हमको बताया कि कोई भी काम ऐसा तेज़ी से कर लिया जाएगा तो उसमें कुछ कमियां रह जाएंगी और उसका नुकसान बाद में होता है। और ये नुकसान क्या हुआ कि 550 बार पहले ही साल में इस फैक्ट्री को किसी न किसी कारण की वजह से रोक देना पड़ा, बंद कर देना पड़ा, स्टॉप कर देना पड़ा। In living quarters in the winter time at the 40 degrees below, people had to climb down from the 4th floor and dash across the street in order to go to toilet। तो ये एक छोटा सा ये एग्जाम्पल दिया गया है कि इस घटना का जिक्र इसलिए किया गया है कि लोगों को कितनी छोटे छोटे स्तर पे समस्याओं का, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। इसमें बताया गया है कि 40 डिग्री से भी कम के टेम्परेचर में, बिलो 40 डिग्री, क्या होता था कि लोगों को टॉयलेट जाने के लिए 4th फ्लोर मतलब 4थी मंजिल से नीचे भाग के आना पड़ता था और जाके उनको फिर टॉयलेट जाने के लिए रोड पार करके टॉयलेट जाना पड़ता था। तो इस तरीके की समस्या, ये एक छोटी सी घटना का जिक्र कर दिया गया है आपको समझने के लिए कि वहाँ के लोगों को किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता था। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम इतना ही। इस टॉपिक को आप 2 बार 3 बार जब रीड करेंगे और 1 से 2 बार जब वीडियो देखेंगे तो आप उसको अच्छे से समझ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।